नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। हरियाणा सरकार ने गौमांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने भी बैल और सांड को मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। बीजेपी शासित राज्यों के ये जो फैसले सामने आ रहे हैं, इनको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। ऐसे में हम आज की चर्चा में ये सवाल पूछ रहे हैं कि गौ हत्या पर विवाद क्यों? हरियाणा में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध, गो हत्या के लिए 10 साल की सजा। पिछली सरकार में डिब्बाबंद गोमांस वैध था, जिस पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बैन लगा दिया है। पिछले महीने ही महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने गाय ही नहीं बल्कि गौवंश यानी बैल और सांड के मारे जाने को लेकर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बाद हरियाणा सरकार ने गो हत्या और तस्करी को लेकर फैसला किया है। जो गोमांस की बिक्री को लेकर के बैन का जो कानून है, उसके पीछे एनिमल वेलफेयर है या फिर धार्मिक एजेंडा? दोनों बातें। धार्मिक एजेंडा नहीं कह सकते, समाज की भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को भी ध्यान में रखना होता है। हरियाणा समाज गौ के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, तो इसलिए जो श्रद्धा होती है उसका सम्मान समाज में रखवाने का काम ये भी सरकारों का काम होता है। सिर्फ हरियाणा की 400 गौशालाओं में करीब 3 लाख गायें हैं, जबकि सड़कों पर करीब 1.5 लाख और 18 लाख गायें लोगों ने पाल रखी हैं। महाराष्ट्र में गोहत्या पर बैन था, लेकिन आरोप लगते रहे कि बैल बछड़े की आड़ में गोहत्या को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने गोवंश हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब गाय के साथ साथ बैल बछड़े की हत्या को भी गैर कानूनी बना दिया गया है। इस निर्णय के कारण महाराष्ट्र में संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी लागू हो चुकी है और इसे रोजाना 25,000 से ज्यादा गोवंश महाराष्ट्र में जिसको अभयदान मिला है। गोहत्या पर बीजेपी शासित राज्यों में बन रहे कठोर कानूनों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देश में तो गाय कटती नहीं थी। ये यहाँ की सरकारें किस दिखाने के लिए कर रही हैं, कहने के लिए कर रही हैं। जहाँ तक हमारी समझ है कि देश की जो एक नीति रही है, केवल नॉर्थ ईस्ट को अलग कर रखते हुए भारत में कभी ऐसा ना हुआ है, ना ही इसको कोई भी सरकारें रही हो देश में, ना तो गाय की हत्या हुई है, ना उसका एक्सपोर्ट हुआ है, उसका व्यापार हुआ है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी बीजेपी शासित राज्यों में बन रहे कानूनों पर सवाल उठाते हुए कहा है, जब हम लोगों को गाय या सुअर का मांस परोसने, बेचने या खाने से मना करते हैं, तो फिर उदारवाद पर सवाल उठते हैं। गोमांस गरीबों का मांसाहार है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के अलावा अन्य धर्म के लोग गोमांस खाते हैं। युवा भारतीय, खासकर विदेशों में रहने वाले युवा हैमबर्गर चाव से खाते हैं। सुअर का मांस भी यूरोप और पूर्वी एशिया में पसंद किया जाता है। जब बहुमत की एक छोटी संख्या जो सरकार में है या तालिबान है गोमांस या सुअर के मांस पर रोक लगाती है, तो ये उदारवाद के नियम के खिलाफ है। सिर्फ 5 राज्यों में प्रतिबंध नहीं, देश के 29 में से 24 राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध है। सिर्फ बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड में गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं है। बिहार में 500 गायों को रोज काटा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से गाय लाई जाती है। पिछले 4 सालों में बीफ यानी गोवंश मांस की खपत में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। 2011 में बीफ की खपत 20.4 लाख टन थी, जो 2014 में बढ़कर 22.5 लाख टन हो गई। भारत बीफ के निर्यात में नंबर 2 पर है। कानून के जानकारों का कहना है कि संविधान में इस बात का जिक्र है कि राज्यों को गो हत्या के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। आर्टिकल 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स को ये डायरेक्शन देता है कि आप प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग पे कानून बनाइए। अभी आप जो हरियाणा की बात कर रहे हैं या महाराष्ट्र में रहा, तो स्लॉटर के बाद अब कैन फूड पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कि एक जगह पे कहीं पे बैन है तो दूसरे स्टेट में आप ले जाकर के काट लीजिए। तो उन सब में जो संशोधन आते गए हैं, वो उन लूपहोल्स को, उन जो कानून में जो गैप्स रह गए थे, उनको भरने का एक प्रयास रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य सरकारों के फैसले पर आरएसएस ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, कड़ाई से सरकार को इसे लागू भी करना होगा। गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। ये हमारा बहुत गत 50-60 वर्षों से हमारा ये एक स्टैंड हमारा है। अब इस प्रकार की जो गैर कानूनी बातें होती होगी उसको रोकना, मैं समझता हूँ कि कानूनी व्यवस्था बनाना भी पर्याप्त नहीं है। उस कानून का पालन हो, इसकी भी सुनिश्चित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
जानकार मानते हैं कि गो हत्या पर प्रतिबंध से तस्करी बढ़ेगी और गौ मांस पहले से ज्यादा महंगा बिकेगा। तो सवाल यही है कि गौ हत्या पर ये विवाद क्यों, सवाल इस पर जो उठाए जा रहे हैं क्या वो सही हैं? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा जॉन दयाल साहब इस पैनल पर हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े एक्टिविस्ट हैं। हाजी मोहम्मद अली साहब हैं, बीफ कारोबार से जुड़े संस्था के अध्यक्ष, कांग्रेस समर्थक। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, वीएचपी से विनोद बंसल साहब मौजूद हैं और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग है हमारे साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। आप सबका स्वागत है। शहजाद, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। बीजेपी शासित राज्यों में ये जो कानून आ रहे हैं या इस तरह की प्रतिबंध के जो फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर क्या एतराज है? कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही है? देखिए, सवाल जो उठ रहा है वो एक मानसिकता पे उठ रहा है कि हर चीज़ जो आपको सही नहीं लगती उस पर आप बैन लगा दो, चाहे वो किसी की अन्य मांस खाने की आज़ादी हो, चाहे वो किसी के मूवी देखने की आज़ादी हो, चाहे वो किसी शब्दों का प्रयोग हो एक फिल्म में। ये जो मानसिकता है कि जो भी आपको चीज़ सही नहीं लगती, और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया पिल्ले के मामले में जिस पे एक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी सरकार ने, उन्होंने क्या कहा सरकार से? फटकार लगाई सरकार को। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने क्या कहा इस निर्भया वाले फिल्म पे जो इन्होंने बैन लगाई? तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता तो उन्हीं देशों की है जिसकी मुखालफत बीजेपी करती है, सऊदी अरेबिया, चाइना। क्या आज हम चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया की श्रेणी में लाना चाहते हैं इस लोकतांत्रिक देश को? तो इस मानसिकता के खिलाफ है। जहां तक ये बीजेपी का मुद्दा है बीफ बैंक का, तो मैं आपको बता दूं कि गो हत्या पे पहले ही एक संवैधानिक पोजीशन है, उसके कई जगहों पर देशों पे बैन लगा है देश भर में। जहां तक बीफ का सवाल है, पिछले 9 महीनों में दिबांग जी और बाकी यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, 16% बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है इस सरकार के दौरान। तो यदि आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा था तो आपने पहले तो इसको बढ़ाया क्यों? नहीं, वो बीफ दूसरी बात, वो वाइन है, वो भैंसे वाला। दूसरी बात, वो नहीं। विरोधी जी, मैं आपको और एक तथ्य देता हूं। आपने मेक इन इंडिया में लेदर एक्सपोर्ट और लेदर इंडस्ट्री को फोकस सेक्टर कहा है कि नहीं कहा है? आपको $12 बिलियन से $27 बिलियन करना है 5 सालों में। तो ये लेदर इंडस्ट्री का जो चमड़ा है, वो चमड़ा कहां से आता है? गोवा में कल की रिपोर्ट है, विद्रोही जी आप फर्स्ट पोस्ट उठा के देख लीजिए कि वहां की जो शॉर्टेज हो रही है बीफ की, उसके लिए आप अलग अलग देश भर से बीजेपी की सरकार ने अलाउ किया है कि बीफ आए वहां पे। चलिए, कई सवाल आप उठा रहे हैं मेरे साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नेहा जी, एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा, एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा कि जब जमीनें ही नहीं बची रहेंगी किसानों के लिए, तो इतनी संख्या में जो गाय बछड़े रहेंगे तो उसका करेंगे क्या? आप तो आज जो जमीन अधिग्रहण कानून ला रहे हो, उससे तो खेती और किसानी खत्म हो जाएगी। मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, आज जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहेंगे। सुधांशु जी, आपने सुना शहजाद पूनावाला को, कांग्रेस की तरफ से जो विरोध है इन कानूनों को लेकर, उस पर बोलते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे विषय के 3 पक्ष हैं। एक धार्मिक पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है और एक वैज्ञानिक पक्ष है। मैं इसलिए सबसे पहले वैज्ञानिक पक्ष पे आऊंगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, हम सब ने अपने जमाने में स्कूल में किताबों में पढ़ा होगा कि अगर सबसे अधिक कॉम्प्रिहेंसिव फूड है तो वो कौन है? दूध है। और दूध का FAO का डाटा है, पूरी दुनिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका 83.3% आता है गाय के दूध से, 13% आता है भैंस के दूध से। यानी भारत में यदि हम देखें तो 83% ना होके होगा 90 to 95%। दूसरी बात, अगर आप गाय के दूध को किसी अन्य जानवर के दूध से कंपेयर करते हैं तो उसमें बाकी सारी चीजों में किसी में ज्यादा प्रोटीन होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा। एक चीज आती है, वो होता कोलेस्ट्रॉल। गाय के दूध में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, 3.14 मिलीग्राम पर ग्राम। और कौन सा? HDL, द गुड कोलेस्ट्रॉल, नॉट द बैड कोलेस्ट्रॉल। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ भारतीय देसी गाय ऐसी है जिसके गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग जर्मीसाइड और एंटीबायोटिक्स का अगर नेचुरल सोर्स सबसे ज्यादा है तो काउ डंग है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर अहेड ऑफ टाइम, इंडियन विजडम विच वॉज अहेड ऑफ टाइम। जैसे 50-40 साल पहले हम क्या कहते थे? अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो, मैकेनाइज फार्मिंग और केमिकल फर्टिलाइजर करो। आज हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सोर्स क्या है? इन इंडिया द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज काउ डंग। जैसे 50 साल पहले हम आयुर्वेद का मजाक उड़ाते थे, आज हम उस पे आ गए। 2 साल पहले हम योग का मजाक उड़ाते थे, आज पूरी दुनिया उस पे आ गई। इसलिए भारतीय ज्ञान का जो आधार हमारे पास है,
जो समय से बहुत आगे है उसको समझने का प्रयास करें, मैकाले और मार्क्स की मानसिकता से बाहर आए। अब मैं राजनीतिक पे एक बात कहता हूं। ठीक है, संक्षेप में कहिएगा। लेकिन बात कही, क्या महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा था कि वो गो हत्या के निरोध के पूरी तरह पक्ष में? विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिसने आंदोलन चलाया था इसके लिए। बहुत बढ़िया बात में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब वो दिया गया था रिजोल्यूशन, तो सारे धर्मों के लोगों ने समर्थन किया था। बहुत सही, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबने किया था। और पहली बार देश के इतिहास में संसद में गोहत्या का विधेयक आया तो 1967 में कांग्रेस के समय में। इसलिए इस पर राजनीति करना कदापि अनुचित। ठीक है जॉन दयाल साहब, जो बात यहाँ पर सुधांशु जी ने कही उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप उस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे। और एक बात और, दूध जो लगातार कम हो रहा है गौहत्या के चलते, उसमें और कमी आती है। इसके अलावा अब जो मुंबई में नया कानून आया है उसके बाद तकरीबन 450 गायों की जान बचेगी। तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहेंगे? हर चीज़ की जान बचनी चाहिए, इसमें कौन कोई शक कर सकता है। चिड़िया की बचनी चाहिए, शेर की बचनी चाहिए, मुर्गी की और बकरी की भी, क्यों नहीं, और भैंस ने क्या कसूर किया है। पहले बात तो इस बात का खंडन करता हूँ, इसकी 3 वजहें नहीं है, एक ही वजह है। उसकी वजह है धर्म पर आधारित राजनीति, कोई विज्ञान की बात नहीं है। अमेरिका में बीफ खाया जाता है, चाइना में दूध नहीं पिया जाता है। दोनों का आप स्पोर्ट्स रिकॉर्ड देख लीजिए और बाकी चीज़ें देख लीजिए, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। इकोनॉमी में क्या भारत सरकार किसान से बुजुर्ग गाय और जो बैल आप खेती नहीं कर सकते उनको बायबैक करने की कोई स्कीम लाएगी क्या? ये क्या इसकी एकमात्र वजह है कि भाजपा की जो राजनीति है एक खास समुदाय को आकर्षित करने की राजनीति है, और कोई वजह नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत चीजें दी गई हैं, उनको आप कीजिए। सेहत के लिए तंबाकू से ज्यादा खतरनाक क्या चीज हो सकती है? आप तंबाकू पर बैन कीजिए, जो किसान तंबाकू कर रहे हैं उनके लिए कुछ और कीजिए, जो तंबाकू इंडस्ट्री में लोग हैं उनको कोई ऑल्टरनेट व्यवसाय दीजिए। तो ये आर्गुमेंट चलता नहीं है। आप ये मान के कहिए कि भैया हम एक खास समुदाय विशेष के लिए कर रहे हैं और आपको मानना हो तो मानो। 2 पॉइंट्स आपके। विनोद बंसल साहब हमारे साथ है। विनोद जी, पोर्क भी खाता हूँ और धर्म पर आधारित राजनीति, क्वालिटी पसंद नहीं है। एक खास समुदाय को खुश करने की, उनको फेवर करने की कोशिश, जो बात जॉन दयाल साहब कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना जी, शायद गऊ को सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ करके देखते हैं, ये हमारी सबकी बड़ी भूल है। ठीक है, मैं तो अपनी गाय को माता मानता ही हूँ, निश्चित रूप से पूरा हिंदू समाज मानता है, पूरा भारत मानता है। लेकिन इसमें अगर जॉन दयाल साहब कहते हैं कि गऊ मेरी माता नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस देश की धरती से अलग होने की कोशिश कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, साइंस की जब बात है तो उसको समझना पड़ेगा कि गाय के दूध में ओमेगा 3 जो कंटेंट है आज जिसके लिए लोग लालायित हैं वो सबसे ज्यादा है। क्या जोक है? देखिए, क्या मजाक है ये? तो आप बताइए, क्या मजाक है? आप जो मैं खाता हूँ क्या उससे मैं धरती से दूर जाता हूँ? नहीं, तो आप बिल्कुल आप अगर गौ माता को माता नहीं मानते तो इसका मतलब खाने से मेरी धरती का कोई कनेक्शन है? नहीं, खाने का मतलब नहीं है। नागरिक आप अगर पासपोर्ट कहता है मैं भारतीय हूँ, आप गाय खाते हैं तो इसका मतलब भारतीय है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। एक बात और सुन लीजिए बात, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरी बात, ये कोई तर्क नहीं। नहीं, ये तो कोई तर्क नहीं। इस देश के अंदर 4 राज्य हैं, उसके अंदर गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं है, खाने पर कहीं प्रतिबंध नहीं है। सुधांशु जी आप मानते हैं क्या इसको? सुनिए मेरी बात। सुधांशु जी आप मानते हैं क्या जो गाय मांस खाता है वो देश का नागरिक नहीं है? नेहा जी, मैं देखिए, मैंने आपको पहले बताया था मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है। मैं एक बात कर रहा हूं, गैर कानूनी नहीं है। क्या गैर कानूनी बात कर रहे हैं? तर्क दीजिए, तर्क मत। जॉन दयाल साहब, क्या गैर कानूनी बात कर रहे हैं? आपको भारत का कानून पता है? जॉन दयाल साहब ने ये कहा था, सुधांशु जी इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है विनोद जी, 1 मिनट सर, ऐसे नहीं होगा। सुधांशु जी इस पर आपकी त्वरित टिप्पणी, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा गहमा गहमी हो रही है, फिर मैं वापस आती हूँ विनोद जी के पास। जी सुधांशु जी, कानून की बात कर रहे हैं? मैं ठीक है जॉन दयाल साहब, मैं सुधांशु जी से उसी का जवाब ले लेती हूँ ना। मैं भारतीय हूँ। नहीं, भारतीय है तो आपको भारतीय डिसाइड करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। सवाल ये। 1 मिनट विनोद जी, ऐसे नहीं होगी चर्चा। मैं फिर आती हूँ आपके पास। सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी, देखिए, ऐसा है कि गाय के प्रति सम्मान का विषय सिर्फ एक धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। अब मैं एक बात कहूंगा जॉन दयाल साहब से,
कि अंग्रेजी भाषा जिसका सारा शब्दकोश क्रिश्चियन थियोलॉजी और क्रिश्चियन कंट्रीज से आया है, अंग्रेजी में ये वर्ड क्यों यूज होता है होली काउ? किसी और जानवर के साथ होली वर्ड क्यों नहीं यूज होता? इसका मतलब कहीं ना कहीं गाय को एक पवित्र जानवर मानने की प्रक्रिया वहां भी थी। दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कौन सा पशु या पक्षी कहीं कोई होली काउ नहीं माना जाता है? वो है भारत में, जो कि भगवान विष्णु का वाहन था। तो यदि इंडोनेशिया ये कहता है कि गरुड़ हमारे लिए पूज्य है, ये संस्कृति का प्रतीक है, इसका धर्म से विरोध नहीं है, तो भारत में गाय को पूज्य मानने में आप इसको एक बड़ा धार्मिक मुद्दा मानते हैं, उस हिसाब से आप इसको जोड़ कर देंगे। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके खाने की आदत से ये डिसाइड होता है कि आप भारत के हैं या नहीं है। उससे बच रहे हैं आप। लेकिन मेरे साथ और मेहमान मौजूद है तो मुझे जाना पड़ेगा। हाजी मोहम्मद अली साहब हमारे साथ है। हाजी मोहम्मद अली साहब, आप सुन रहे हैं तमाम मेहमानों को, आपने सुना, आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो इसका उन्वान दिया गया है गौ हत्या पर विवाद, तो गौ हत्या का तो कोई सवाल ही नहीं है। 1976 में महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 से गौ हत्या पर पाबंदी मुकम्मल तौर पे लगा दी गई है और 1976 से पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी गौ की हत्या नहीं की जाती, किसी स्लॉटर हाउस में भी इसकी स्लॉटरिंग नहीं होती है। तो अब यहाँ पर आज इस सिलसिले में बात करना कि गौ हत्या के दूध के बारे में, गौ हत्या के बारे में, ये गलत है। ये जो नया बिल आया है, इससे अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वो बुल या बुल्लक या जिसे हम बैल कहते हैं, बैल इफेक्ट हो रहा है। गौ हत्या पे तो ऑलरेडी पाबंदी थी और गाय को कोई छूता नहीं था, कोई उसकी स्लॉटरिंग नहीं करता था महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो इस बारे में हमें अब बात करनी चाहिए कि बुल पे जो बैन लगाया गया है उसका क्या असर पड़ेगा पूरी समाज के ऊपर। तो जो लोग भी आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग डेली 4,500 जानवर बुल जो है स्लॉटर होते थे, अब वो नहीं होंगे। तो आप एक साल में देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये बुल जो है महाराष्ट्र के अंदर ये घूमते फिरेंगे और इनके लिए कोई मामला नहीं है। ठीक है, आप दिबांग, क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? या बिल्कुल राजनीति हो रही है और साफ राजनीति हो रही है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो लोकतंत्र में एक विविधता है, एक लोकतंत्र में जो उदारता है, जब भी आप बैन की बात करते हैं तो बैन इन दो चीज़ों को ख़त्म करता है। उसमें आप जो कम संख्या में लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज़ आप इस तरह से जब आप करते हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं लोकतंत्र है, हमारे पास मेजॉरिटी है, हम इस समय बहुमत में हैं और हम सारी चीज़ों को उसी रंग से करेंगे जिस रंग से हम करते हैं, तो उसमें उसका एक खास ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतंत्र बड़ा वही होता है जिसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका भी ध्यान रखा जाए। मैं तो उत्तर पूर्व से आता हूँ, उत्तर पूर्व में तो ये खाया जाता है, ये मांस खूब खाया जाता है और वहाँ गरीब तबकों में बहुत खाया जाता है, गरीब यहाँ भी बहुत खाते हैं। तो ये अगर कह रहे हैं कोई पैनलिस्ट कि भाई कोई अगर ऐसा करता है तो उसको हम भारतीय नहीं मानेंगे, तो क्या उत्तर पूर्व के लोगों को भारतीय नहीं मानेंगे? क्या उन गरीबों को भारतीय नहीं मानेंगे? मेरे ख्याल से थोड़ा उदारता से सोचने की जरूरत है और ऐसा और इस तरीके से किया जाना चाहिए। और मैं इसमें फिल्म की बैन की बात भी कर रहा हूं कि भाई आप समझ बूझ के करें। आप फिल्म बैन कर रहे हैं तो आप कम से कम देख तो लें उसको कि भाई क्या है इसमें। इसी तरीके से चीजों को समझ के करें, क्योंकि आप सरकार हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास बहुमत है, आपका दिल भी इतना बड़ा है कि नहीं, वो एक बात है, उसको एक थोड़ा सोचने की जरूरत है। सुधांशु जी, इस पर आपकी एक त्वरित टिप्पणी। देखिए, मैं फिर कहूंगा दिबांग जी से भी, अन्य सारे पैनलिस्टों से, हम अब 21वीं सदी में आ गए हैं। हम ज्यादा रैशनल हो, ज्यादा साइंटिफिक हो। देखिए, बहस करने की कोई बहुत गुंजाइश नहीं है। 50 साल पहले माना जाता था कि केवल हिंदू समाज गंगा को इसलिए पूजता है कि बस गंगा को मानते धार्मिक भावना है, गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। आज माना जाता ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। पीपल का पेड़ सबसे पूज्य माना जाता था, मैक्सिमम ऑक्सीजन एमिशन पीपल का पेड़ करता है। उसी ढंग से ये गाय के साथ भी जुड़ी बहुत सी बातें। एक छोटी सी बात कहूंगा, गाय का जो देसी घी होता है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन शॉर्टर चेन होते हैं। बाकी जो हम फैट्स यूज करते हैं उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन लॉन्गर चेन होते हैं। इसलिए भारत के गांवों में आप देखिए लोग खूब घी पीते थे, मोटे नहीं होते थे। मोटापे की समस्या आई पिछले 30-40 सालों में। नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो यहाँ पर विजय ये है कि 29 में से 24 राज्यों में तो प्रतिबंध है, फिर क्या तस्करी नहीं होती है?
फिर क्या गौ हत्या नहीं होती है? क्या आंकड़ों में बहुत भारी कमी आई है? तो समस्या कहाँ है? देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है तो आंकड़े तो भारत सरकार ये कहते हैं कि दुग्ध उत्पाद का निर्यात भी भारत में बढ़ा है और मांस का निर्यात भी भारत में बढ़ा है, और मांस के मुकाबले दुग्ध उत्पाद जो है उसका निर्यात ज्यादा बढ़ा है, एक चीज। और दूसरा, मुझे लगता है कि एक आम हिंदू की नजर में एक गाय का जो स्थान है वो एक गाय पालक या एक किसान जो व्यवसाय करता है, चाहे वो खेती में बैल उसके काम आ रहा है जो महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें उसका आर्थिक सामाजिक पक्ष भी हावी होता है। और बाकियों में, हिंदुओं में जो हम बात कर रहे हैं वो धार्मिक पक्ष है। तो आपको उस किसान का आर्थिक सामाजिक पक्ष का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाकर फिर आप बात कर पाएंगे। क्योंकि फिर जो अनुत्पादक पशु हैं उनका आप क्या करेंगे, एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। और विनोद बंसल साहब, क्या ये जो प्रैक्टिकल सवाल है इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? और एक बात जो जौनदयाल साहब ने भी उठाई, दिबांग भी उठा रहे हैं, कि जो लोग इसे खाते हैं, ये पी चिदम्बरम साहब ने भी एक लेख में ये बात कही है कि जो लोग इसको खाते हैं या जो भी उनकी फूड हैबिट्स है और हो रहा है देश के भीतर ऐसा, उनको आप क्या कहेंगे? मतलब वो देश के नागरिक हैं और कानून किस हिसाब से, कैसे दायरे में, क्या हर चीज का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? या जैसे स्टेटमेंट आपने दी सीधे सीधे वो दे देंगे कि ऐसे लोगों के देश में जगह ही नहीं है? नेहा जी, आप दो बातें, मैं दिबांग जी को पहले तो कहना चाहूंगा कि इस गौ भक्षकों को ये अल्पसंख्यक कहकर के उनके प्रति हमदर्दी दिखाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं बताऊं क्यों। कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्वयं तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी ने कहा था, जयराम रमेश ने कोपेनहेगन में कहा था कि भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण की अगर समस्या कहीं पैदा हो रही है तो ये गौ हत्या के कारण हो रही है। जो गौ मांस सबसे ज्यादा मिथेन एमिशन करता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, भाई मैंने नहीं कहा। लेकिन विदेशों में विदेशों में तो फिर ये तो यहाँ से ज्यादा प्रचलन विदेशों में है, बीफ का प्रचलन विदेशों में ज्यादा है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। उन्होंने क्यों कहा संयुक्त राष्ट्र में जाकर के, उन्होंने कोपेनहेगन में क्यों कहा? आप किस चीज को सर्वोपरि रख रहे हैं? जाहिर करता है आप धार्मिक भावना को ही सर्वोपरि रख रहे हैं या इसके पीछे कोई और? देखिए, सुधांशु जी तो बार बार एक वैज्ञानिक तर्क उसके पीछे दे रहे हैं, वो उस पर स्टिक कर रहे हैं। आप कहाँ है खड़े हुए? मैं भी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं, देखिए हिंदू धर्म उन्हीं चीजों को मानता है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर खड़ी हुई उतरी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि गंगा को, गौ को, पीपल को आखिरकार हम मानते क्यों मानते हैं? इसलिए थोड़ी मानता है कि हमारे सिर्फ धर्मशास्त्र में लिखा है, हम इसलिए मानते हैं कि वैज्ञानिक है। बाकी समुदाय हैं, बाकी राज्य हैं जहां पे ऐसा होता है, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं मानते, वहां तो हो रहा है, वहां तो खाते भी हैं लोग। निया जी, मेरी बात सुनिए। आज डॉक्टर अगर अपने बच्चे के लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखते समय कहता है कि आप अगर माँ अपना दूध नहीं पिला सकती तो गौ का दूध पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फैट्स कंटेंट सबसे कम होते हैं, बच्चों के पालन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्रेग्नेंट माओं के लिए अगर गाय का दूध नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए आपकी सारी बातें मान लीजिए, लेकिन जो मैंने एक सवाल उठाया था उसका क्या? नहीं, आपने जो सवाल उठाया कि आप ये कहना चाहते हैं कि गौ का जो दूध का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि दूध का उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन गौ जो देसी गाय का दूध है वो नहीं बढ़ा। जो किसान गाय पालता है व्यवसाय के रूप में, और जहां तक पानी की सप्लाई में गौ पालकों की इकोनॉमी को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये बात अपनी बात चलिए, मैं और पॉइंट्स ले लेती हूँ ना। जौनदयाल साहब, आप क्या कहेंगे? विनोद बंसल साहब जिस तरह से बोल रहे हैं इस पर आपके क्या विचार है? इनका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए गौ रक्षा को लेकर के। नहीं, देखिए विनोद बंसल साहब जी की बात का, उनके तर्क का कोई जवाब नहीं है। कोई वैज्ञानिक तर्क होता तो मैं देता। अगर यही बात है तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नलों में दूध कर दीजिए, भारत हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। अरे भैया सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। इसके पीछे सिर्फ तो मिलता नहीं दूध, भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक राजनीति का अलावा और कुछ नहीं है। इंग्लिस्तान में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पीछे क्यों उलझे हुए हैं? आप साइंटिफिक बात करें तो सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं जो खाता है खाने दीजिए, जो नहीं खाता है मत खाए। यार अच्छा, सुधांशु जी एक बात बताइए, सुधांशु जी अपनी बात रखिए, अब वही नहीं रहेंगे ना, उससे आगे बढ़ेंगे। सुधांशु जी की सरकार है, उनका मुझे एक मिनट सुधांशु जी, देखिए आप जानते हैं इस बात को भली भांति कि प्रतिबंध बहुत राज्यों में है। जिन राज्यों में प्रतिबंध है वहां पर किस तरह से तस्करी होती है गायों की, और किस तरह से जो जानवर है वो उनको फिर छुड़ाया जाता है, वो पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध
लगने के बाद, कानून बनने के बाद ये रुक गया है, ये समस्या बढ़ी है, तो सवाल ये है कि और प्रतिबंध लगा देंगे और कड़ा कर देंगे तो जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल भी होगा? कहां है समस्या? देखिए, एक तो ये हास्यास्पद तर्क है कि स्मगलिंग बढ़ेगी। अरे वैसे तो ड्रग्स पे प्रतिबंध है, ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं होती क्या? दूसरा, मैं जॉन दयाल साहब से कहना चाहूंगा, वो बार बार इस बात को स्टिक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म आधारित सांप्रदायिक राजनीति है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, 1988 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम रोमन कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार शासन करेंगे। हमने आज तक कभी नहीं लिखा। मैं जॉन दयाल साहब से कहूंगा, वो कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने कहें कि कांग्रेस ने ये गलत किया था और ये कांग्रेस की घनघोर सांप्रदायिक राजनीति थी और इसके लिए कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए, अगर वो इतना अधिक आग्रह उनका सांप्रदायिक राजनीति पर है। आप गूगल कर लीजिए जॉन दयाल की कांग्रेस की क्रिटिक कितनी है इंटरनेट पर, आपको पता लग जाएगी। ये मुद्दा संवेदनशील है, लेकिन शहजाद ऐसा क्यों होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बार बार सांप्रदायिकता पर अगर कोई गवर्नमेंट पार्टी कहती है, क्यों कहा जा रहा है कि नहीं इस पे धर्म की राजनीति हो रही है, फिर वो सांप्रदायिकता के फेर में पड़ रहा है? और जो सवाल विजय ने यहाँ पर उठाया, जो बहुत गंभीर सवाल है, उनसे ध्यान हट जाता है, जबकि ऐसे मुद्दों पर ध्यान उन्हीं पर रहना चाहिए। धर्म की राजनीति। एक मिनट, तुरंत आती हूँ सर, शहजाद से टिप्पणी लेके फिर आपके पास आऊंगी। मुझे 30-35 सेकंड। जॉन दयाल साहब, मुझे 30 तंबाकू उगाने के ऊपर जॉन दयाल साहब सुन लीजिए आप भी। देखिए, आप लोग सब सम्मानित पैनलिस्ट एक एक करके बात रखिए और बाकियों को भी सुनिए। शहजाद, दरअसल बात ये होती है ना कि मुझे 30-35 सेकंड का मौका दीजिए, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी इस डिबेट में लाना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इसको धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपने सुधांशु जी ने सही कहा कि होली काऊ का एक शब्द है, आपको यह भी पता होना चाहिए, और मैं कोट कर रहा हूं अब, अथर्ववेद 671:1, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 30, ऋग्वेद 10:85-13, ऋग्वेद 6:17:1। अब ऋग्वेद 6:17:1 क्या कहता है? इंद्रा यूज्ड टू ईट द मीट ऑफ काउ, काफ, हॉर्स एंड बफेलो। इंद्रा, लॉर्ड इंद्रा की बात कर रहे हैं, वो है। ऐसे कई ऋग्वेद और है। दूसरी इसके ऊपर मुझे एक जॉन दयाल साहब, मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। आई डोंट नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, आई कैन। देखिए, मैं शहजाद पूनावाला सुधांशु जी, एक मिनट, मुझे कहने दीजिए। ऋग्वेद में 6:7-31 बताया, उसका मीनिंग बताएंगे क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, तब मैं इसका उत्तर भी दूंगा। सुधांशु जी, जो उन्होंने कहा है, आप दीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आज तो ये विडंबना की बात है कि बीजेपी और वीएचपी जयराम रमेश को कोर्ट कर रही है। तो जयराम रमेश को बताता हूं, जयराम रमेश को किसान अधिग्रहण कानून पे भी कोर्ट कीजिए। आप केवल इस पे कोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी बोलिए, तो उसका जवाब दे रहा हूं। वक्त मेरे पास कम है, दिबांग संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जब बात होती है कि अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, तो उसमें मेरा मतलब मुसलमान या मुस्लिमों से नहीं है जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर पूर्व के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर गौ हत्या पर बैन नहीं है और वहाँ ये मांस खाया जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूँ जिनकी नुमाइंदगी यहाँ लोकसभा में बहुत कम है। वो राज्य हैं जो भारत के अंग हैं, बहुत ही सेंसिटिव वहाँ पर ये इशू है, वहाँ ये खाया जाता है। वहाँ गरीबी भी है, इसलिए गरीबों में भी खाया जाता है, अमीरों में भी खाया जाता है, त्योहारों में खाया जाता है। तो उनके बारे में सोचने की बात कर रहा हूँ। आप जब केंद्र में बैठे होते हैं तो उन राज्यों के बारे में भी सोचना जरूरी है, वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना जरूरी है। ठीक है, विनोद साहब, संक्षेप में टिप्पणी। देखिए, सूर्य केतु नाड़ी जो है सिर्फ गाय के दूध में मिलती है, जो कि स्वर्ण देती है, जो किसी भी दूध से नहीं मिल सकता आपको। दूसरी बात, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऐसे अनेक महात्माओं ने कहा है कि अगर मेरा बस चलेगा तो सबसे पहला काम गाय के दूध से सोना निकलता है, ये बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गाय के दूध से सोना निकलता है। शायद आपको जानकारी नहीं है। ये गाय के दूध से सोना निकलता है, वास्तव में ये फैक्ट है, साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। क्योंकि महात्मा गांधी को 2 बार मात्रा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को 2 बार कोर्ट किया गया है। गौचर भूमि को खाली कराना बहुत जरूरी है। एक बार सुन लीजिए, गौचर भूमि को खाली कराना बहुत जरूरी है। एक सेकंड,
क्योंकि महात्मा गांधी को 2 बार कोट किया गया है, वो पूरा कोट ये कहते हैं कि गौ के बारे में तो उन्होंने कहा ही है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो बकरा है उसकी जान गाय से कोई कम कीमती नहीं है। तो क्या इसका क्योंकि वो सख्त शाकाहारी थे, तो क्या पूरे देश में आप चिकन, लैम, क्योंकि गांधीयन थॉट है वो कि सारे मांस को बैन कर दो, तो आप करेंगे ऐसा? दूसरी बात एक छोटी गाय का मांस खाने वाला कैंसर से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। एक और बात, उसके अंदर 50 बीमारियां बहुत पैदा होती हैं। बंसल जी प्लीज, हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र में से मैं जहां से आता हूं 1.5 लाख लोगों की आमदनी इससे जुड़ी हुई है और बहुत सारे गरीब लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि 150 रुपया किलो सब्जियां चल रही है, चिकन चल रहा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आप गायों की ख्याल कर रहे हो, करो। आपको ये भी नहीं पता होगा कि कितनी आवारा गायें और भैंसें हैं देश भर में और उसके लिए कितनी आपने चिकित्सालय की है शुरू, पर उसको छोड़ दो। गायों की और भैंसों की आप जो ये कर रहे हो, तो इंसानों के बारे में भी तो ख्याल करो, वो लोगों की नौकरियों के बारे में, वो लोग खाएंगे क्या? सुधांशु जी, आपकी टिप्पणी 1 मिनट, आप लोग सब साथ बोलेंगे तो बाकी मेहमान का बोलेंगे ना, वक्त भी तो सीमित है। बोलिए सुधांशु जी। जी, मैं समापन करना चाहूंगा धार्मिक विषय पे इस देश का कैसा कंपोजिट कल्चर था गाय को लेके, उदाहरण के साथ कि बहुत बड़े मुस्लिम कवि हुए हैं सैयद इब्राहिम रसखान। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य में ना हो कि पशु में हो तो मैं गाय बनूं और नंद बाबा की उन गायों के बीच में जिसको भगवान कृष्ण चराते थे, मैं उनका सेंटेंस कोट कर रहा हूं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बनू बस गाय, चरो नत नंद की धेनु मजा। आज के ये कंपोजिट कल्चर था जो आजादी के बाद जो आज के सवाल है सर, जो दिमाग ने उठाए, जो आजीविका से जुड़े हैं, उस पर मैं उम्मीद कर रही थी आप कोई जवाब देंगे। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। हाजी साहब, आपसे चाहूंगी अंतिम टिप्पणी। से जुड़ी हुई संस्था के अध्यक्ष हैं हाजी साहब, खाने पर 10 साल की। 1 मिनट, हाजी साहब को बोलने, हास्यास्पद बात ये है शहजाद जी ये गलत है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। हाजी साहब संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बुल के ऊपर बैन लगाया गया है उसमें अभी तक हुकूमत ने इस चीज से जो प्रभावित हुए हैं, जो ये कारोबार करने वाले थे, जो शेतकारी हैं जिनका बुल जो है बैल नाकारा हो जाता था, उसको हुकूमत कैसे हासिल करेगी, उनको क्या कंपनसेशन देगी। जो लोग इस कारोबार से लाखों लोग जुड़े हुए थे उनके बारे में नहीं सोचा गया है। जानवरों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं। काऊ पे तो ऑलरेडी पाबंदी थी, उसके बारे में, उसके दूध के बारे में, उसके घी के बारे में चर्चा करना तो बेकार है। क्या बैल भी जो बुल है, क्या उसका भी दूध निकलता है? क्या उसके उसमें भी बहुत से गुण है? तो बुल क्यों नहीं काटने दिया जा रहा है लोगों के? विनोद जी अपनी नई जानकारी के साथ हाजिर हैं, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये तमाम सवाल जो आप सब लोगों ने उठाए, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को सोचने की जरूरत है। एक संवेदनशील मुद्दा है और इसीलिए सवाल की गौहत्या पर विवाद क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।